हेलो एवरीवन, हम रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स पढ़ रहे थे। आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें 2007 वाला करना है या 2020 वाला करना है, क्योंकि सिलेबस में 2007 मैंशनड है, लेकिन अगस्त 2020 में इसका क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया है। तो अब एग्ज़ाम होना है तो सबको कन्फ्यूजन है कि 2007 वाला करें या 2020 वाला करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2007 वाला पढ़ लिया है, तो वो भी सोच में है कि अब हमें 2020 वाला पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो रेगुलेशंस हैं वो सेम हैं, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। जो अमेंडमेंट हुई है वो थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे एक्ट में चेंज आया है, जैसे कंपनीज एक्ट 2007 वाले में पुराना मेंशनड है, 2020 वाले में कंपनीज एक्ट 2013 को मेंशन किया गया है। तो ऐसे चेंजेस आए हैं और कुछ भी नहीं है। जो मेन क्रक्स है, मेन कंसेप्ट है वो सेम है। आप चाहे 2007 वाला कर लीजिए चाहे 2020 वाला कर लीजिए, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इसके आंसर कर पाओगे। तो आप प्लीज़ इसमें इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि हमें 7 वाला पढ़ना है, 2020 वाला पढ़ना है, हमें क्लियर ही नहीं है ये चीज़, और इस वजह से आप ये टॉपिक ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे 7 वाला कर लीजिए चाहे 2020 वाला, सेम है, बिल्कुल सेम है। और मैं वीडियोस में कोशिश कर रही हूँ कि 7 वाले में और 2020 वाले का, दोनों का ही मैं सब कुछ इसमें डाल दूँ ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। अगर 7 से, वैसे तो कुछ है नहीं दोनों में डिफरेंस ज़्यादा, अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो वो मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में मेंशन कर दूँगी ताकि आप उसको कवर कर सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, द मैंडेट ऑफ द CAG विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशंस, बॉडीज एंड अथॉरिटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड DPC एक्ट 1971। यानी कि CAG के पास ऑडिट करने की अथॉरिटी, ऑडिट करने की पावर कहाँ से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से एंड DPC एक्ट 1971 से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी कि जो CAG का ऑडिट मैंडेट है वो कहाँ से डिराइव होता है? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड DPC एक्ट 1971। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग CAG सोल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए। चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, उनके अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा? CAG। सिर्फ CAG के पास ये अथॉरिटी है टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो DPC एक्ट के सेक्शन 13, 16 और 17 हैं, उसमें CAG को ये ड्यूटी दी गई है कि वो गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर, रिसीट या अदर ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करेगा। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे UT गवर्नमेंट। तो उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रिसीट्स हैं या दूसरी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, उनका ऑडिट CAG करेगा। मैं आपको ये पहले भी कह चुकी हूँ, DPC एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख ही रहे हो सब जगह DPC एक्ट के सेक्शंस मेंशन्ड है, तो आपको ये सेक्शंस टिप्स पे होने चाहिए कि सेक्शन 13 में सेक्शन 13 किससे रिलेटेड है? ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर से। सेक्शन 16 ऑडिट ऑफ रिसीट से रिलेटेड है। सेक्शन 17 ऑडिट ऑफ स्टॉक से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही DPC एक्ट के सेक्शन 14, 15, 19 एंड 20 में बोला गया है कि ये CAG की ड्यूटी है कि बॉडीज़, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट कंपनीज और बाकी की जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनका भी उसे ऑडिट करना है। जैसे जो सेक्शन 14 और 15 है उसमें सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ के ऑडिट के बारे में कहा गया है। सेक्शन 19 में गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिट करने के बारे में कहा गया है। तो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट: फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली बनाई गई हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, क्या इनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपरली की गई हैं, मतलब जितने भी डिस्क्लोजर्स देने थे क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं।
तो ये सब कुछ चेक किया जाता है फाइनेंशियल ऑडिट में, यानी कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस ऑडिट। नाम से ही पता लग रहा है, इसमें चेक किया जाता है क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं या जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं या कोई भी रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं या कोई भी रूल्स या ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस हैं किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। तो कंप्लायंस ऑडिट में कंप्लायंस चेक किया जाता है कि जो एप्लीकेबल लॉज हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। तो कंप्लायंस ऑडिट में ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में चेक किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कैसे मतलब कर रही है, मतलब क्या उसका जो वर्किंग है वो इकोनॉमिकली, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली है। तो ये 3 फैक्टर्स चेक किए जाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोग्राम या कोई स्कीम कैसे वर्क कर रही है, क्या वो इकोनॉमिकली वर्क कर रही है, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तीनों चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। इसे बोलते हैं 3 E's, यानी कि 3 E चेक किए जाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में, इफ़ेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। तो ये 3 फैक्टर्स चेक किए जाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में। कई बार ऑडिट्स को इंडिविजुअल भी किया जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट को कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डीपीसी एक्ट का सेक्शन 23 है उसके आधार पर सीएजी ने रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स बनाए हैं, यानी कि सेक्शन 23 ने अथॉरिटी दी है सीएजी को कि वो रेगुलेशंस बना सकता है ऑडिट और अकाउंट्स पर। इसी सेक्शन में कहा गया है कि सीएजी ऑडिट का स्कोप और एक्सटेंट बताएगा, यानी कि सीएजी के पास पावर है ऑडिट का स्कोप और एक्सटेंट बताने की। अब स्कोप ऑफ ऑडिट और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट होता क्या है ये देख लेते हैं। जो स्कोप ऑफ ऑडिट होता है उसका मतलब होता है टाइप ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट की डेफिनेशन स्कोप ऑफ ऑडिट में आती है कि किस टाइप का ऑडिट होगा, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, आईटी ऑडिट। इसी के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट और साथ में इंटरनल कंट्रोल्स की असेसमेंट। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट मतलब क्वांटम ऑफ ऑडिट, मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट कि कितना ऑडिट किया जाएगा। इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। पीरियड ऑफ कवरेज कि किस पीरियड का ऑडिट होगा, पिछले 5 सालों का, पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, मतलब कितना पीरियड कवर किया जा रहा है ऑडिट में, वो देखते हैं। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ द ऑडिटेबल एंटिटी, जिस एंटिटी का ऑडिट किया जा रहा है उसकी कौन सी यूनिट का ऑडिट किया जाएगा वो देखा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ टेस्ट चेक, कितना टेस्ट चेक लगाया जाएगा, 50%, 70%, 80%, अगर मतलब कितनी सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज ऑफ ऑडिट इंक्वायरी, ऑडिट में कितनी ऑडिट इंक्वायरी की बाउंड्रीज होंगी, मतलब एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि कितना हम इंक्वायरी करेंगे। वो सब चीज़ें एक्सटेंट ऑफ ऑडिट में देखी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। जो एक्सटेंट ऑफ ऑडिट है उसमें क्वांटम ऑफ ऑडिट देखा जाता है और इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। पीरियड ऑफ कवरेज, यूनिट्स ऑफ ऑडिटेबल एंटिटी, एक्सटेंट ऑफ टेस्ट चेक एंड द बाउंड्रीज ऑफ ऑडिट इंक्वायरी। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल एंड पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू ऑडिट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर्स हैं या उसका क्या रोल रहता है ऑडिट में। हमें पता है जो सीएजी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि सीएजी को कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे सकता, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सीएजी को कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे सकता ऑडिट से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, एग्जीक्यूटिव सीएजी से रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी मैटर के लिए। अगर कोई ऑडिट से रिलेटेड मैटर है तो वो अपना प्रपोजल सीएजी को सेंड कर सकता है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है।
अब वो सीएजी के पास अधिकार है कि उसे वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है वो सीएजी का होगा। यानी कि जो भी कोई मैटर होता है उस पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो सीएजी का होगा। अगर ऑडिट से रिलेटेड कोई मैटर है उसमें एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे सकता सीएजी को, वो बस रिक्वेस्ट कर सकता है। अब सीएजी उसे माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं कहूँगी मैं, चैप्टर से रिलेटेड हैं, वैसे एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। जैसे कि जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई एडवाइस देनी है तो कैसे दी जाएगी, एज एन ऑडिट एडवाइस दी जाएगी या कोई रिकमेंडेशन की तरह दी जाएगी। यानी कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो मैनेजमेंट कमिटीज़ के मेंबर नहीं बन सकते। जो सीएजी है वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स या एक्सपर्टीज़ आउटसाइड से भी ले सकता है, यानी कि आउटसाइडर्स को भी सीएजी किसी ऑडिट के लिए हायर कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल ऑडिट। कई बार क्या होता है, किसी प्रोग्राम या किसी प्रोजेक्ट का स्पेशल ऑडिट करवाना होता है तो उसके लिए सीएजी को रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन सीएजी उस रिक्वेस्ट को तभी कंसीडर करता है अगर वो रिक्वेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के अप्रूवल के साथ की जाए और उस रिक्वेस्ट में बताया जाए कि ये स्पेशल ऑडिट करना क्यों ज़रूरी है, सारे रीजंस उस रिक्वेस्ट में दिए जाने चाहिए। साथ में अगर उस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की अगर कोई प्रीवियस इंक्वायरी की गई हो, प्रीवियस कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो, तो उसकी पूरी डिटेल उस रिक्वेस्ट में दी जानी चाहिए। साथ में उस स्पेशल ऑडिट में कितना पीरियड कवर करना है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, तभी सीएजी उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करता है। और जो फाइनल डिसीजन होता है वो भी सीएजी के पास ही होता है कि वो उस स्पेशल ऑडिट को करेगा या नहीं करेगा, वो सीएजी डिसाइड करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट को सीएजी तभी कंसीडर करता है अगर वो रिक्वेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के अप्रूवल के साथ की जाए और उस रिक्वेस्ट में स्पेशल ऑडिट करने के रीजंस दिए जाने चाहिए कि क्यों स्पेशल ऑडिट करवाना ज़रूरी है, क्या रीजंस हैं उसके, और कितना पीरियड कवर करना है उस स्पेशल ऑडिट में। ये सब चीज़ें उस रिक्वेस्ट में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए जो ये स्पेशल ऑडिट होता है उसके रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। जो एजी ऑडिट होता है यानी कि अकाउंटेंट जनरल ऑडिट, वो स्पेशल ऑडिट के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेगा कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, यानी कि जिस डिपार्टमेंट ने स्पेशल ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट की है उसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को उस स्पेशल ऑडिट के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए जाएंगे। अगर ये डिपार्टमेंट किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा तो उस केस में जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो सीएजी है उसके पास भी ये पावर है कि वो किसी भी स्पेशल ऑडिट का रिजल्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और वो चाहे तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी इन रिजल्ट्स को इंक्लूड कर सकता है। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।